स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वनस्पति विज्ञान का। ठीक है, टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी साइंस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके। तो आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और कोर्सेज भी प्राप्त हो सकते हैं और आपको फ्री PDF भी प्राप्त हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वनस्पति विज्ञान का पादप जगत। ठीक है, प्लांट किंगडम। तो हमें प्लांट किंगडम के बारे में जब क्लासिफिकेशन की हमारी जो क्लास हुई थी, तो क्लासिफिकेशन की हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने प्लांट किंगडम के बारे में ये जो क्लासिफिकेशन किया था वो हमने पढ़ चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने पढ़ चुके हैं उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि इसके बारे में हमें और डीप तरीके से जानना होगा, जो हमारा पूरा प्लांट किंगडम है उसके बारे में, कि क्रिप्टोगेमी क्या है, फेनेरोगेमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो भी है वो सब हम आज की क्लास में कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम से। तो सबसे पहले हमारा होगा कि वनस्पति विज्ञान क्या होता है। वनस्पति विज्ञान या प्लांट किंगडम, बॉटनी जो है वो क्या है। तो बॉटनी या वनस्पति विज्ञान वह है जिसमें हम पादपों का अध्ययन करते हैं। पादपों मीन्स प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमें प्लांट्स का आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम सारे के सारे प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं और प्लांटों के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, कि जैसे थैलोफाइटा है तो उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे, ब्रायोफाइटा है तो उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे और टेरिडोफाइटा है उसके क्या कैरेक्टर्स होंगे। तो हमें सबके कैरेक्टरों के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब था जो हमारा हम शुरू करते हैं प्लांट किंगडम से। तो जो हमारा प्लांट किंगडम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, प्लांट किंगडम में सारे के सारे प्लांट आते हैं, पौधे आते हैं। अब वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो है क्रिप्टोगेमिया और एक है फेनेरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया यानी क्या होता है, जो फल जिसमें बीज नहीं होते। ठीक है, बीज रहित होता है ये होता है बीज रहित, यानी इसको हम कहेंगे सीडलेस। ठीक है, इसको ये सीडलेस होगा और ये होगा सीडेड यानी जिसमें बीज हैं। ठीक है, तो एक क्रिप्टोगेमिया बीज रहित और बीज युक्त। फेनेरोगेमी जो होगा वो होगा बीज जैसे क्रिप्टोगेमिया जो है वो होगा बीज रहित और जो फेनेरोगेमी होगा वो बीज युक्त होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो क्रिप्टोगेमिया है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 3 वर्गों में डिवाइड है। इसकी जो क्लासेज हैं वो 3 क्लासेस में डिवाइड है। एक है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, इनके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे कि थैलोफाइटा क्या है, इनके क्या कैरेक्टर हैं और ये हमारे आर्थिक महत्व में किस तरीके से सहायता करते हैं या हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा है वो भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड है, जैसे एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। तो हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और लाइकेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हमारे ब्रायोफाइटा में सारे मॉसेज आती हैं। मॉसेज मीन्स जो काई वगैरह होती हैं वो आती हैं। और टेरिडोफाइटा में बिना बीज के जो सीडलेस प्लांट होते हैं वो आते हैं। ठीक है, जो सीडलेस प्लांट होते हैं वो आते हैं। फिर आते हैं हम फेनेरोगेमी में, जो बीज युक्त होते हैं, सीडेड होते हैं, जिनमें जिसमें मतलब जो पौधे होते हैं जिनमें बीज लगते हैं। ठीक है, वो आते हैं। जैसे कि पहला आता है जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म जो आता है वो होता है अनावृत बीजी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी जो होता है वो होता है जिसके बीज के ऊपर कोई भी ऊपर से भित्ति ना हो या मेम्ब्रेन ना हो, तो वो हो जाएगा अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म जो वो होता है उसे बोलते हैं हम आवृत बीजी। तो आवृत बीजी क्या होता है, जिस सीड के ऊपर फल भित्ति हो या फ्रूट मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो अब एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोकोट, फिर होता है डाइकोट। तो मोनोकोट जो होता है उसमें एक ही बीज पत्र होता है और डाइकोट में 2 बीज पत्र होते हैं। तो ये जो हमने अभी चार्ट बनाया है इसी चार्ट को हम फॉलो करेंगे आगे चलते चलते। जैसे हम क्रिप्टोगेमी में सबसे पहले आएंगे थैलोफाइटा पे, तो हमें थैलोफाइटा के बारे में जानना है कि थैलोफाइटा क्या होता है और थैलोफाइटा के क्या लक्षण होते हैं। तो आगे चलते हैं हम थैलोफाइटा पे। तो ये हमने देखा पादप जगत को हमने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। जैसे पहला था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, तो जो थैलोफाइटा है वो आएगा वो उसमें जो एग्जाम्पल आएंगे लाल, भूरे और हरे शैवाल। और ब्रायोफाइटा में लीवरवर्ट, हार्नवर्ट और मॉस आएगा। अब लीवरवर्ट को लीवरवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लीवर की आकृति का होता है। लीवर मीन्स यकृत, ये यकृत की आकृति का होता है, इस वजह से इसे हम लीवरवर्ट कहते हैं। ठीक, अब ट्रैकियोफाइटा में टेरिडोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है उनको हम
सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हैं कि थैलोफाइटा क्या है और शैवाल, लाइकेन वगैरह क्या है। तो थैलोफाइटा, अब इसके जो नॉर्मल से लक्षण होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है कि इसकी जो शारीरिक संरचना होती है वो सरल प्रकार की होती है। ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सरल होता है। कैसे? क्योंकि इनका जो संपूर्ण शरीर होता है वो थैलस की फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? थैलस के आकार का होता है। थैलस का आकार मतलब ये जड़, तना और पत्ती में डिवाइड नहीं होता है। ये जड़, तना और पत्ती में डिवाइड नहीं होता है। इसमें सिर्फ थैलस होता है, बाकी के कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं। अब जैसे इस वर्ग के प्राणियों में संवहन ऊतक जैसे फ्लोएम, जाइलम अनुपस्थित होते हैं। तो क्या होता है कि जब जड़ नहीं है, तना नहीं है, पत्ती नहीं है, तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम का काम ही खत्म हो जाता है। फ्लोएम और जाइलम क्या है? ये टिश्यू है, ये प्लांट टिश्यू है। ठीक है, इनका काम होता है खनिज को और जल का ट्रांसपोर्टेशन करना किसमें? पौधों में। ठीक है, तो ये इस वर्ग के प्राणियों में संवहन ऊतक जैसे फ्लोएम और जाइलम अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। इसमें प्रजनन कायिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है और लैंगिक प्रजनन होता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों प्रकार का होता है। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन की जो मेथड होती है वो तीनों प्रकार से होती है। अब थैलोफाइटा वर्ग के पादप सभी स्थानों पे, ये समुद्री जल में भी रह सकते हैं, ये गर्म जल में भी रह सकते हैं, कीचड़ में, नदी और तालाब में भी पाए जाते हैं। ये जो थैलोफाइटा के जितने भी पौधे हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये थैलोफाइटा वर्ग के पादप सभी स्थानों में, यानी समुद्री जल में, यानी आपको ये समुद्र में भी मिलेंगे, ये गर्म जल में भी मिलेंगे और कीचड़ में भी मिलेंगे, नदी में भी मिलेंगे और तालाबों में मिलेंगे, यानी ये नमी युक्त जगहों पर मिलेंगे, जहाँ या फिर ज़्यादा जहाँ पर पानी हो वहाँ पर मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा थैलोफाइटा कि इसके ये नॉर्मल से लक्षण थे कि ये क्या होते हैं, इनका आकार होता है। अब थैलोफाइटा में आते हैं हरे शैवाल। थैलोफाइटा में आएंगे हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो हरे शैवालों में पहला होगा हमारा वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा। ठीक है, ये हमारे पादप हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। फिर भूरे शैवाल लेमिनेरिया, फ्यूकर, डिक्टियोला, ये तालाबों में पाए जाते हैं। ठीक, फिर आएंगे पॉरीफायरा, पॉलीसाइफोनिया, तो ये कीचड़ वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो शैवाल जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल लेमिनेरिया, फ्यूकर, डिक्टियोरा और लाल शैवाल में पोरफायरा, पॉलीसाइनोफोनिया। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद शैवाल तो हमने पढ़े, तो जो थैलोफाइटा है हमारा उसमें क्या होता है? सेकंड नंबर पे हमारे कवक आते हैं, यानी फंजाई। अब कवक आप लोगों ने देखे होंगे, जो मशरूम जैसी आकृति के आपको पेड़ के पास दिखाई देते हैं उसको हम कवक कहते हैं। जैसे फफूंद, फफूंद जानते ही हैं आप, या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। ठीक है, ये क्या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं, यानी जब हमारी पृथ्वी बनी थी तब से ही ये हमारे जगत में या हमारे इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। और इनका सबसे बड़ा लाभ संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। अब इन्होंने कहा है कि ये अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट होता है, यानी कि निरमा। ठीक, तो इनका जो काम होता है वो कैसा होता है कि एक डिटर्जेंट के रूप में होता है। तो ये क्या करते हैं? जगत में से यानी वर्ल्ड से पूरा कचरा हटा देते हैं। अब ये कचरा कैसे हटाएंगे? क्या होता है कि जो मृत कार्बनिक पदार्थ आपको बताए हैं, अगर मृत कार्बनिक पदार्थों को कोई भी अपना मतलब भोजन नहीं बनाएगा या खाएगा नहीं या उसे सड़ाएगा या नहीं या उसे ख़त्म नहीं करेगा, तो क्या होगा कि हमारे वर्ल्ड में कचरा फैलता जाएगा। ठीक है, अगर मान लो किसी की बॉडी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी अगर सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, तो वो ऐसी एक जगह पर पड़ी रहेगी, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। लेकिन हमारे कचरा तो बढ़ता जाएगा ना। तो उस कचरे से निपटने के लिए जो कवक या फफूंद होती है वो क्या करती है? इन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है और खुद भी जीवित रहती है और उस कचरे से का निपटारा कर देती है। कैसे? जैसे मान के चलिए, जैसे आपने देखा कोई डॉग है तो वो मर गया, तो उसके ऊपर कवक या फफूंद लग गई, तो उसने क्या किया? धीरे 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 करके डॉग को पूरा का पूरा खा लिया या फिर उससे अपना न्यूट्रिशन ले लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? जो डॉग था वो तो चला गया वापस, है ना, मतलब वो तो हट गया। तो क्या हुआ कि इसने अपना जो डॉग के ऊपर था वो कवक ने अपना पूरी एक सरफेस बनाई। सरफेस बनाने के बाद उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लिया, तो जिससे क्या हुआ कि ये एक डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट के रूप में कार्य करने लगा। यानी इसने जो हमारे वर्ल्ड की जो गंदगी थी उसको हटा दिया।
तो इस वजह से हम कवक को अपमार्जक के रूप में, संसार में अपमार्जक के रूप में नाम दिया गया है। ठीक है, फिर कवक के बाद आते हैं हम लाइकेन पे। तो जो लाइकेन होते हैं ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। ठीक है, ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। इन्हें कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। किसके बीच में? कवक और शैवाल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। ठीक है, ये लाइकेंस होती हैं, ये आपने देखी होंगे पेड़ों पर लगी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। तो ये लाइकेंस होते हैं। इनको जो नाम दिया गया है लाइकेन इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है, इन दोनों से मिलकर ही लाइकेन बनता है। क्लियर हो गया कि लाइकेंस क्या होते हैं। फिर लाइकेंस क्या होते हैं के बाद आते हैं हम कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब हमने छोटे छोटे सूक्ष्म पौधों के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब बैक्टीरिया तो हमारे पादप में है ही नहीं, लेकिन बैक्टीरिया का जो एक टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। बाकी बैक्टीरिया और वायरस का एक अलग से चैप्टर होगा। क्या होता है बैक्टीरिया जो है वो सरल, बहुत ही सरल, यानी बहुत ही ज़्यादा ईजी स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो हर स्थान पर पाए जाते हैं और जिन्हें हम नग्न आँखों से यानी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस वजह से हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। और जीवाणु ऐसे जीवन रूप में है जो ऐसी एकल कोशिकाओं से मिलकर बने हैं जिसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। क्या होता है कि ये जो जिन कोशिका से मिलकर बनते हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने का मतलब क्या होता है कि ये कौन सी सेल हो जाती है? ये प्रोकैरियोटिक सेल हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को मे बी शायद सेकंड क्लास में बता दिया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डिफरेंसेस सबसे पहला तो यही होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता, वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो सारी की सारी सेल्स क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक होती हैं। क्लियर हुआ? अब जीवाणु तेज गति से प्रजनन कर सकते हैं। क्या होता है? बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा शीघ्र गति से प्रजनन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से अपने नंबर को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तभी उनकी यहाँ पर हर स्थान पर ज़्यादा संख्या पाई जाती है। ठीक है, तो अब जो जीवाणु होता है उसका डायग्राम में क्या होता है कि इनको चलने के लिए इनके पास फ्लैजेला भी होता है। ठीक है, फ्लैजेला भी होता है, स्लिम लेयर भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर राइबोसोम भी चिपके हुए होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, केंद्रकाभ होते हैं, मीजोसोम होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, पॉलीसोम होते हैं, कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल होती है। तो ये जीवाणु की हमारी संरचना थी। ठीक है, और उदाहरण में हम आते हैं कि एक राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, वो क्लस्ट्रीडियम है। ये राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और क्लस्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इनको ये N2 फिक्सेशन का काम भी करते हैं। स्थिरीकरण को हम फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये आप याद रखिए, क्वेश्चन आया था कि एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो क्या काम करता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये N2 फिक्सेशन के लिए जाना जाता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसे करता है कि जो भी प्लांट्स कीचड़ में रहते हैं, मतलब जो दलदल भूमि में रहते हैं प्लांट, वहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पे N2 बहुत कम मात्रा में होता है। तो ये उनकी जड़ों में जाके ये जो एजोटोबैक्टर और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो इनकी जड़ों में जाके यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, यानी ये अपने से नाइट्रोजन बना के किसी प्लांट को देते हैं। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम होता है इनका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ये था हमारा जीवाणु। अब जीवाणु के बाद में आते हैं हम कि अब हमारा तो जो थैलोफाइटा था वो हमारा हट गया। थैलोफाइटा का सबसे मेन कैरेक्टर क्या था कि उसमें जो उसकी जो बॉडी, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक थैलस के फॉर्म में है। थैलस के फॉर्म में यानी कि वो जड़, पत्ती और तने में डिवाइड नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर उसके पास और कोई से ऑर्गन नहीं है। ठीक, अब जो ब्रायोफाइटा है इसमें क्या होता है? इसमें संवहन ऊतक और वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। इसमें जो जड़ें होती हैं वो वास्तविक जड़ नहीं होती। वास्तविक जड़ मीन्स बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांग होती हैं जड़, उनको कहते हैं। ठीक है, अवास्तविक जड़ें होती हैं यानी कि नाम के लिए जड़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे मूल आभास, यानी कि जड़ सिर्फ नाम के लिए होती है।
अब जो ब्रायोफाइटा होते हैं बहुत ज़्यादा अधिकतर मतलब मैक्सिमम ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिससे वे स्वयपोषी होते हैं। अब क्लोरोफिल होगा तो स्वयपोषी तो होंगे, क्यों? क्योंकि जब क्लोरोफिल होगा तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं खुद ही बना लेते हैं, तो वो स्वयपोषी हो जाते हैं। अब इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो कैसा होता है? सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक है, ये आप याद रखें। और इसके पौधे प्राय बहुत छोटे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटे, इनका जो आकार होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा जो होता है वो होता है डसोनिया, ये आप याद रखें, क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा कौन सा है, तो उसका नाम है डसोनिया। और उसकी ऊंचाई भी 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर समझ रहे हैं आप? एक का जो स्केल होता है, स्केल से थोड़ा सा 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, बस इतनी ही होती है। इसके सबसे बड़ा, ये ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा होता है डसोनिया, जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं कि ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये केवल नम एवं छायादार स्थानों पर ही रह सकते हैं, यानी इनको धूप में नहीं रखा जा सकता, ये खराब हो जाएंगे या ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे उनमें जल एवं भोजन के स्थानांतरण के लिए कोई संवहन तंत्र नहीं होता है, यानी जाइलम और फिलोयम नहीं होता है, ठीक है, संवहन तंत्र जाइलम फिलोयम ही होते हैं, ठीक है। तो उनमें जल एवं भोजन के स्थानांतरण के लिए कोई संवहन तंत्र भी नहीं होता है। पौधों की सतह पर क्यूटिकल का अभाव होता है। अब क्यूटिकल मीन्स पौधों की सतह पर जो पानी वाटर के लिए, वाटर को निकलने के लिए जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहते हैं क्यूटिकल। तो पौधों की सतह पर क्यूटिकल का अभाव होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये पानी की कमी को पूरा नहीं कर पाते। क्या होता है, ना ही ये पानी को बाहर निकाल सकते हैं पौधे से और ना ही ये पानी को अंदर ला सकते हैं पौधे से, ठीक है। अब इसमें जो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है उसको बोलेंगे जूओप्सिस, वो होगा हमारा जूओप्सिस, ये आप याद रखें। सबसे बड़ा है सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा है वो उसका नाम है डसोनिया और सबसे छोटा जो है वो जूओप्सिस है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एक होता है लीवर वाट, ये देखिए ये लीवर वाट है, तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि लीवर की आकृति का, यानी यकृत की आकृति का, इस वजह से इसका नाम लीवर वाट। ये हॉर्न वाट, ये एक हॉर्न जैसा दिखाई देता है तो इस वजह से इसका हॉर्न वाट। और मॉस यानी जो भी काई वगैरह होती है वो, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे इनके। तो ब्रायोफाइटा के सिम्टम्स और ब्रायोफाइटा के कैरेक्टर हमने देखे। इसके बाद आएंगे हम टेरिडोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइटा जो थे उसमें क्या होता है, एक बार दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो आएगा हमारा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है, इसमें थैलस के आकार, इसमें जो इसका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, थैलस के आकार का, यानी कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है, ठीक है, ना ही इसमें जाइलम और फिलोयम होता है, ठीक है। और ये 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है, यानी सोमेटिक रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब थैलोफाइटा में कहाँ पे रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, ये पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, नदी, तालाब, कीचड़ में आदि में, ठीक। अब थैलोफाइटा के बाद जो आते हैं ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो उनमें भी जड़ नहीं होती है, वास्तविक जड़ नहीं पाई जाती है। इनमें जड़ के नाम पे सिर्फ जड़ सिर्फ नाम मात्र की होती है, सिर्फ मूलाभास होते हैं। और इसमें ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन इनमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। और इसके जो पौधे होते हैं बहुत छोटे होते हैं। सबसे बड़े पौधे का नाम डसोनिया होता है और जिसकी ऊंचाई 40 से 70 सेंटीमीटर होती है। अब जो नेक्स्ट आते हैं हम कि ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या होते हैं। तो ब्रायोफाइटा के जो सिम्टम्स मैंने बताया कि ये छायादार स्थानों पर रहते हैं और इनमें स्थानांतरण के लिए कोई संवहन तंत्र यानी इसमें भी जाइलम फिलोयम क्या होता है, एब्सेंट होता है। और पौधों की सतह पर क्यूटिकल भी नहीं होते हैं। और सबसे छोटा जो ब्रायोफाइटा होता है वो जूओप्सिस होता है, ठीक। तो जूओप्सिस होता है, फिर इसका जो उदाहरण है वो लीवर वाट, हार्न वाट और मॉस। जितनी भी मॉसेज आती हैं वो सारी ब्रायोफाइटा में आती हैं, क्लियर। इसके बाद आएंगे हम टेरिडोफाइटा पर। अब जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो पादप वर्ग के पौधों में पुष्प और बीजों का पूरी तरह से अभाव होता है। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, यहाँ इसमें ना ही फ्लावर होते हैं ना ही सीड होते हैं, ठीक है, ना ही फ्लावर्स होते हैं ना ही सीड्स होते हैं, दोनों चीज़ों का अभाव होता है। और इसमें संवहन ऊतक जाइलम और फिलोयम होते हैं जो खनिज लवण, जल एवं भोजन का संवहन करते हैं यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, मिनरल्स का, वाटर का और फूड का ट्रांसफर करते हैं। कौन करता है, जाइलम और फिलोयम। अब टेरिडोफाइटा वर्ग के मुख्य पौधा बीजाणुभिद होता है। बीजाणुभिद का मतलब क्या होता है कि ये
जो एक पुष्पोद्भिद होता है, एक बीजाणुभिद यानी कि जो सीड के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है उसको हम बीजाणुभिद कहते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर के द्वारा करता है उसको हम पुष्पोद्भिद कहते हैं, ठीक है। तो जो जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त रहता है, ये 3 भागों में विभक्त रहता है। ये जड़ भी रहती है, इसमें तना भी रहता है और पत्ती भी रहती है, लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? इसमें एग्जाम्पल है मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। ये आप याद रखें, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। तो ये था हमारा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं पुष्पोद्भिद। अब आएंगे हम सेकंड नंबर पे पुष्पोद्भिद यानी फेनेरोकेमीज, ठीक है। तो ये वे पादप होते हैं, यानी ये वे प्लांट होते हैं जो बीज पैदा करते हैं, जो सीडेड होते हैं। सबसे पहले आपको बताया था मैंने जो सीडेड होते हैं। सबसे हमने पढ़ा सीडलेस में, जो सीडलेस थे वो 3 प्रकार से होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ठीक है। इसमें भी हमने अंदर पढ़ लिया ये एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। फिर अब इसके बाद जो सीडेड है, सीडेड प्लांट्स जो हैं उसमें से सबसे पहले आएंगे हम जिम्नोस्पर्म और फिर आएंगे हम एंजियोस्पर्म पे, ठीक है। क्लियर होता जा रहा है? तो ये क्या काम करते हैं? जो फेनेरोगेमी होते हैं वे पादप वे प्लांट होते हैं जो बीज पैदा करते हैं, जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पुष्पोद्भिद के 2 बड़े वर्ग होते हैं, यानी पुष्पोद्भिद है इसमें जो दो क्लासेस होती हैं, पहली होती है जिम्नोस्पर्म और सेकंड होती है एंजियोस्पर्म। इसके बारे में मैंने आप लोगों को शायद प्लांट किंगडम में समझा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़े अच्छे से समझाती हूँ कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जिम्नोस्पर्म पे। तो जिम्नोस्पर्म का हमारा क्या काम होता है कि ये अनावृत बीजी या विवृत, हम जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं हिंदी में और उसको विवृत बीजी भी कहते हैं, ठीक। अब जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी भी कहा जाता है, नग्न बीजी, क्योंकि इसके ऊपर अनावृत बीजी, अनावृत, आवृत, आवृत यानी चादर और अन यानी नहीं और बीजी यानी बीज, मतलब बीज पर किसी भी प्रकार का कोई चादर नहीं होगा, तो ये होगा अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी को हम नग्न बीजी भी कह सकते हैं। ऐसे पौधे या वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद होने की बजाय छोटी टहनी और शंकुओं में खुली अवस्था में लगे होते हैं। तो हम उनको रखेंगे जिम्नोस्पर्म में, सिर्फ हम उनको रखेंगे जिनके जो बीज हैं, जिनके जो बीज हैं वो सिर्फ ना ही किसी फल के अंदर हो ना ही किसी फल वित्ती के अंदर हो, वो सिर्फ जैसे उनका बीज मतलब फल नहीं बनता है, डायरेक्टली उनका बीज ही निकलता है फूलों पौधों का, ठीक है। तो वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म में कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो ये क्या होते हैं, ये बहुवर्षीय पौधे होते हैं, ये पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अनावृत बीजी पौधे जो होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, यानी एक वर्ष में नहीं होते हैं, ये बहुवर्षीय बहुत वर्षों तक चलते आते हैं। और अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जो शुष्क स्थानों पर अधिक उगते हैं, शुष्क स्थान यानी कि सूखी जगह पे, ठीक है, सूखी जगह पे अधिक उगते हैं, इसलिए इनको मरुद्भिद पौधे कहा जाता है, ठीक है। अब इन पादपों में स्पष्ट वार्षिक बलय तो बनते हैं किंतु बीजों पर किसी प्रकार का खोल नहीं होता, यानी पादपों यानी प्लांट पर तो बहुत सारे बलय बनते हैं, यानी जो इनकी जो जड़ होती है, इनका जो तना होता है, इस पर एक लेयर पे लेयर बनती जाती है और ये पूरा का पूरा जो प्लांट होता है बहुत मोटा हो जाता है, लेकिन इनका जो बीज लगता है वो सिर्फ बीज ही होता है, इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं लग पाता है या फल नहीं बन पाता है, ठीक है। साधारणतः अनावृत बीजी पौधों को नग्न बीजी और अशाखित पौधे कहा जाता है क्योंकि इनमें शाखाएं नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक लंबा सा पौधा होता है और उसमें एक बीज लगता है, ठीक, बीज लगते हैं। तो ये था अनावृत बीजी। अब अनावृत बीजी के हमें आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी जानने हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक साइकस का जो पौधा होता है उसके तने से एक रस निकलता है, उस रस को निकालकर हम साबूदाने का निर्माण कहते हैं, ठीक है। इसको हम सैगो कैन भी कहते हैं, सैगो कैन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सैगो यानी साबूदाना होता है, केन यानी जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन यानी गन्ने का गन्ना, तो गन्ने के रस से शक्कर बनती है, वैसे ही साइकस होता है। तो साइकस के तने से जो रस निकलता है, जो जूस निकलता है, उससे साबूदाने का निर्माण होता है, उससे साबूदाने को बनाते हैं। इस वजह से ये इसको हम फलाहार में व्रत के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं चीड़। चीड़ आपने देखा, चीड़, देवदार और सिकोया, स्प्रूस, ये सारे के सारे पौधे हैं, इनका उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्नीचर उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक,
इनके हम आर्थिक महत्व देख रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट आता है जो टेनिन। टेनिन का उपयोग चमड़ा और स्याही के निर्माण में होता है। टेनिन एक जो प्लांट है, जो पौधा है, पेड़ है, उसका हम उपयोग चमड़ा और स्याही के निर्माण में करते हैं। और कुछ शंकु पौधे रेजिन प्रदान करते हैं। रेजिन से क्या होता है? रेजिन से रबड़ बनती है, रेजिन से रबर का निर्माण होता है, ठीक है। एक इफेड्रा नामक अनावृत बीजी से इफेड्रिन नामक एक मेडिसिन बनती है जो खांसी के रूप में उपयोग की जाती है, ठीक है। ये आप याद रखें ये वाला कि इफेड्रा जो है वो इफेड्रिन नाम की मेडिसिन बनाती है जो खांसी के रूप में, खांसी की दवाई के रूप में उपयोग की जाती है। तो ये था हमारा अनावृत बीजी की आर्थिक महत्व। फिर आते हैं हम आवृत बीजी। तो आवृत बीजी क्या है? सबसे पहले इसमें जो प्रजनन अंग होता है वो पुष्प होता है, फ्लावर होता है, क्योंकि इसमें तो फ्लावर भी होगा और फ्रूट भी होगा और फिर फ्रूट के अंदर सीड भी होगा, ठीक है। और इसमें दोहरा निषेचन भी होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी ये 2 बार फर्टिलाइज होता है। और ये स्पैरोफाइटा, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस और ऑटोट्रॉप्स भी होता है, यानी ये मृतोपजीवी यानी मरे हुए को भोजन भी करता है, परजीवी दूसरों पर आश्रित भी होता है, सहजीवी दूसरों के साथ जीवन यापन करता है, कीटभक्षी यानी कि कीटों को खाता है, और स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम भी करता है। क्लियर हुआ? तो आवृत बीजी जो है वो मृतोपजीवी भी है, परजीवी भी है, सहजीवी भी है, कीटभक्षी भी है और स्वपोषी भी है। तो ये आवृत बीजी था हमारा। और इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो सबसे पहले इसमें प्रजनन अंग पुष्प होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन करता है, ये मृतोपजीवी होता है, ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जल में भी पाए जाते हैं। इसमें कुछ पौधे जो होते हैं वो जल में होते हैं। और इसमें संवहन तंत्र अति विकसित होता है, यानी इसमें जो जाइलम और फ्लोएम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। क्लियर? अब इनके कैरेक्टर के बाद हम आते हैं कि इनका जो, अब आवृत बीजी को भी हमने 2 मुख्य भागों में बांट दिया। एक है हमारा मोनोकैटिलिडन। मोनोकैटिलिडन यानी एक बीजपत्री, और डाइकोटिलिडन यानी 2 बीजपत्री। जिन पौधों में एक बीजपत्र होता है वो होंगे एक बीजपत्री, और जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं वो होंगे 2 बीजपत्री, डाइकोटिलिडन, ठीक है। तो एक बीजपत्री पे आते हैं। एक बीजपत्री के क्या लक्षण होते हैं? इसके बीजों में केवल एक बीजपत्र यानी कोटिलिडन, कितना? एक कोटिलिडन उपस्थित होता है। अब कोटिलिडन क्या होता है? मैंने आपको शायद पहली क्लास में बता दिया था कि जैसे आपने देखा वीट का पौधा देखा है, वीट का सीड देखा है, यानी कि गेहूं का आपने बीज देखा होगा। तो गेहूं का बीज कैसा होता है? इस टाइप का होता है, और उसमें एक लकीर होती है, ना कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सिर्फ वो एक ही होता है। तो ये हमारा हो जाता है एक कोटिलिडन, ठीक है। और सेकंड हम जैसे आएंगे डाइकोटिलिडन, यानी जिसमें 2 कोटिलिडन होते हैं, जो द्विबीजपत्री कहलाता है। उसमें क्या होता है? जैसे आपने ग्राम का पौधा देखा, ग्राम का बीज देखा, सीड, उसमें क्या होता है कि ऐसा, ये ग्राम मीन्स चना, चने के अंदर 2 कोटिलिडन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिन फ्रूट्स में, जिन सीड्स में 2 कोटिलिडन होते हैं तो वो हो जाएंगे डाइकोटिलिडन, और जिनमें एक होता है वो हो जाएंगे मोनोकोटिलिडन, ठीक है। तो एक बीजपत्री, इसकी जड़ें प्राय अधिक विकसित नहीं होती हैं, यानी इसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहराई तक नहीं होती हैं। और इसके पुष्प के भाग, फ्लोरल पार्ट 3 या उसके गुणांक होते हैं, यानी इसके जो पुष्प होते हैं वो 3 पार्ट में होते हैं, इस टाइप से 1, 2 और 3 पार्ट में, ठीक है। इसके जो फ्लोरल होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या उसके गुणांक में होते हैं, यानी 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, ऐसे, ठीक है। अब इसके संवहन पूल में कैम्बियम नहीं होता है। संवहन पूल यानी जो जाइलम फ्लोएम होता है उसमें जो कैम्बियम नाम की जो सेल होती है वो नहीं पाई जाती, ठीक। तो ये था एक बीजपत्री के लक्षण। अब लक्षण के बाद आते हैं कुछ बीजपत्री, एक बीजपत्री के कुल के नाम और उनका एग्जाम्पल। तो पहला लिलिएसी जो कुल है उसमें लहसुन आएगा, एलियम सटाइवम, प्याज आएगा, एस्पेरेगस रेसमोस यानी सतावर, ठीक है। फिर आएंगे ग्रामिनी, ये हमारे मोनोकोटिलिडन के एग्जाम्पल हैं सारे, जैसे लहसुन, प्याज, सतावर, एस्पेरेगस यानी ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीमेज, ओराइजा सटाइवा, सेकेरम ऑफिसिनेरम यानी गन्ना, ज्वार, ये सारे के सारे वानस्पतिक नाम हैं इनके, ठीक है। और वानस्पतिक मीन्स बॉटनिकल नेम है। बाजरा, बांस, बम्बू, दूब घास, जौ, जई, नारियल, ताड़, सुपारी, खजूर आदि, केला, म्यूसा पैरासाइट, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी इनके कुल के नाम, ये ग्रामिनी कुल का है, ये पाल्मी कुल के, ये म्यूजेसी कुल के हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कौन से हैं? मोनोकोटिलिडन।
मोनो मीन्स एक बीजपत्र, इनमें इनके सीड में एक ही बीजपत्र यानी एक ही कोटिलेडन होता है। अब द्विबीजपत्री के लक्षण पे आते हैं, तो इनके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं और इनके संवहन पूल में कैम्बियम पाए जाते हैं, ठीक है। जो कैम्बियम एक बीजपत्री में नहीं पाए जाते वो इसमें पाए जाते हैं। इसमें 4 या 5 के गुणांक में होते हैं, यानी कि ये इस टाइप के 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 इस टाइप के गुणांक में होते हैं फ्लोरल पार्ट, या इनके गुणांक में होते हैं, यानी 4 या 4 2 जा 8 4 4 4 4 मतलब 4 के इंटू में जितने भी हों या 5 के इंटू में जितने भी हों ऐसे, ठीक है। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, यानी कि ये एक बार ग्रोथ करने के बाद दोबारा भी ग्रोथ कर लेते हैं। और इनकी पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है। शिराविन्यास मीन्स कुछ पत्तियां कैसी होती हैं, इस टाइप की, ये जैसे आप लोगों ने गरम मसाला खाया, गरम मसाला में देखा हो ना, गरम मसाले का पत्ता आता है, तो उसमें इस टाइप की पत्तियां होती हैं। तो ये सिंपल पत्तियां होती हैं, ठीक है, यानी कि सरल सरल शिराविन्यास होता है। और एक होता है जैसे आपने पीपल का देखा होगा, तो पीपल के में क्या होता है, यहाँ पे ऐसी लाइन होती है और यहाँ पे बहुत सारे जाल टाइप के बने होते हैं, तो इसी जाल को हम जालिकावत शिराविन्यास कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जालिकावत द्विबीजपत्री के लक्षण। फिर इसके कुल और पौधों के नाम, तो इसमें क्रूसीफेरी कुल का नाम है। इसमें आता है मूली, सलगम, सरसों ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, फूलगोभी ब्रेसिका ओलेरिस, और कपास, भिंडी, गुड़हल आदि, कत्था, मटर, अरहर, मूंगफली, सेम, सोयाबीन, अमलतास, गुलमोहर। मतलब जितने भी पौधे हैं जिनमें 2 कोटिलेडन होते हैं वो सारे के सारे द्विबीजपत्री में आते हैं, ठीक है। फिर ये मालवेसी कुल के हैं और ये लेग्यूमिनासी कुल के हैं, ठीक है। फिर द्विबीजपत्री के बाद अब हम लास्ट पे आते हैं कि इनका जो डिफरेंशिएट होता है वो कैसे होता है, ठीक है। अभी हमने मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन पढ़ लिया, अब इनमें हम डिफरेंस निकालेंगे कि वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, जो इसके अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। कहाँ पर, स्टेम में, तने पे, और यहाँ पे पूरी तरीके से अरेंज होते हैं। अरेंज्ड मीन्स मतलब एक लाइन से लगे हुए होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। फिर सेकंड होता है कि सीड के जो लीव्स होती हैं वो 1 कोटिलेडन होती हैं और ये 2 कोटिलेडन होती है, जो मैंने अभी आपको बताया। फ्लावर पार्ट में 3 फ्लोरल होते हैं और इसमें 4 या 5 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। फिर मेच्योर लीव, इसमें नैरो लीव्स होती हैं, नैरो मीन्स सरल, जो मैंने आपको दिखाई, और इसमें होती है ब्रॉड लीव्स यानी जालिकावत, इसमें जालियाँ बनी होती हैं, जालिकावत शिराविन्यास होता है। रूट्स जो होती हैं वो फिब्रस रूट सिस्टम होती हैं यानी फैली हुई होती हैं, और इसमें होती है टैप रूट सिस्टम यानी कि ये बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं गई हुई होती है। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं ऑर्चिड, वीट, राइस, बनाना, और जो डाइकोटिलेडन होते हैं उसके ऑक, मैपल, ट्रीज, कैक्टस और सनफ्लावर, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में हमारा जो बॉटनी का जो टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो अब बॉटनी से रिलेटेड अब हम आएंगे कि अभी हमने क्या पढ़ा कि पादप कितने प्रकार के होते हैं और पादपों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उस क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारे प्लांट है वो किस टिश्यू से, प्लांट